नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक डर की बात करेंगे। यह डर किसी राजनीतिक दल, किसी कूटनीतिक चाल या किसी विदेशी ताकत का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही देश के नागरिकों से डर लग रहा है, और खास तौर पर उनसे जिन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को भारत में वापस लाने का ठेका ले लिया है। ये वो लोग हैं जो कोरोना को भुलाकर इन दिनों सैर सपाटा और मौज मस्ती कर रहे हैं। ये लोग सब कुछ भुलाकर उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर पहुंचे हुए हैं और वहां इतनी भीड़ लगा रहे हैं कि दिल्ली में बैठी सरकार डर रही है कि अगर लोगों की ऐसी हरकतों से अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर क्या होगा। यही तो खासियत है हमारी। हम काम ही ऐसा करते हैं कि सरकार भी डर जाती है। उत्तराखंड के मसूरी के कैंपटी फॉल की ऐसी तस्वीरें आई कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री तक डर गए। कैंपटी फॉल में लोगों ने ऐसी मस्ती की कि लगा ये तो कोरोना को सीधा निमंत्रण है। इस वीडियो ने सरकार को इतना डरा दिया कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर यह वीडियो दिखाया गया और लोगों को आगाह भी किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे। फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए। हमें सबको फिर भी यह समझने की ज़रूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। सरकार कितनी ही विनती कर ले, लोगों को जागरूक कर ले, लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं। लोगों ने तो जैसे कसम खाई है कि जल्द से जल्द तीसरी लहर भी लेकर आएंगे। हरिद्वार को देख लीजिए, यहां कुंभ तो बीत गया और दूसरी लहर भी दे गया, लेकिन अब यहां तीसरी लहर की तैयारी है। हरिद्वार के घाटों पर भीड़ ही भीड़ है और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। गंगा के मटमैले पानी में अपना पाप धोने आए ये लोग बीमारी लेकर नहीं जाएंगे क्या? लोगों की इस भारी भीड़ को देखकर आस्था कम और पिकनिक वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है। और ये तमाम लोग ज्ञानी बहुत हैं। इन्हें सब कुछ पता है कि कोरोना क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क क्या होते हैं। वो दूसरी बात है कि ये लगाते नहीं। कोरोना तो है ही, लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। लेकिन वो नहीं है, जैसे कहते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग, रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। भीड़ काफ़ी है, अब तो कम हो गई। जब सुबह मॉर्निंग में आए थे तब काफ़ी भीड़ थी। पिकनिक ही बन रही है और क्या। यहाँ 2 साल से लोग जेल में बंद थे, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं गंगा कहीं चली जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो यहाँ आए हैं। खाने, एंजॉयमेंट्स, वीडियो के लिए, इन सब के लिए हम पहले ही आ गए हैं। कैसे लग रहा है गंगा में पिकनिक मनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकले तो अच्छा बहुत लग रहा है। ऐसी ही तस्वीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डराया है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सब ने भीड़भाड़ वाली जगहों के वीडियो और फोटो देखे हैं। लोग बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए घूम रहे हैं। ये अच्छा नहीं है और इससे हमें डर लगना चाहिए। ऐसे वक्त में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है और कोविड-19 से हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाल की तुलना में, हाल के महीनों के कंपैरिजन में जरूर केसेस में संख्या में कमी आई है। उस स्थिति में लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन सभी को याद रखना है
कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो, लेकिन लापरवाही भी ना हो, और बल्कि लोगों से अपील की जाए कि वह हर संभव सावधानी बरतें। नहीं, हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस आज्ञा को मानें। उन्होंने प्रार्थना की है और हम भी प्रार्थना करते हैं कि जीवन बहुत कीमती है। कई लोग हमको छोड़ के चले गए हैं। कोरोना अभी तक गया नहीं है। तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं जहां नहीं होना था वहां पर भी हो जा रहा है। इसलिए सबसे अपील करना चाहते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने को बचाएं, समाज को बचाएं, परिवार को बचाएं, अपने गांव और प्रदेश और देश को बचाएं। सरकार की ये चेतावनी इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के सभी हिस्सों में कोरोना लौट लौट कर आ रहा है। यूरोप का बहुत बुरा हाल है। वहां यूरो कप के दौरान स्टेडियम्स में खूब भीड़ उमड़ी, लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के फुटबॉल मैच देखते रहे और अब इसका खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ रहा है। यूके में पिछले हफ्ते 1,43,000 केस थे। इस हफ्ते 1,95,000 केस आए हैं। 2 हफ्तों में 36% की बढ़ोतरी दिखी है। रूस में पिछले हफ्ते करीब 1.5 लाख केस थे, अब 1,70,000 के करीब केस हैं, यानी 13% केस बढ़े हैं। स्पेन में पिछले हफ्ते 43,766 केस थे, इस हफ्ते 115% की वृद्धि के साथ 94,000 केस दर्ज हुए हैं। फ्रांस में पिछले हफ्ते 13,636 केस थे, एक हफ्ते में 21,000 केस आए हैं, यानी 55% की बढ़ोतरी हुई है। पुर्तगाल में पिछले हफ्ते 12,127 केस आ रहे थे, इस हफ्ते 17,000 से ज्यादा केस आए, यानी 43% की वृद्धि हुई। नेदरलैंड्स में एक हफ्ते पहले तक 4,245 केस थे, अब एक हफ्ते में 16,086 केस आए हैं, यानी 279% की वृद्धि है। इन सारे देशों में यूरो कप के कई मैच हुए हैं और उनमें दर्शकों की जमकर भीड़ उमड़ी है। अब रविवार को यूरो कप का फाइनल मैच है जो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत सरकार भी यूरो कप का उदाहरण देकर लोगों को जागरूक कर रही है। यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थायी पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। भारत में भले ही अप्रैल और मई की तुलना में बहुत कम केस हों, लेकिन यूरोप के इन देशों में जितने एक हफ्ते में केस आ रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे यहाँ रोज आ रहे हैं। और डराने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र और केरल में फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। देश में कुल केस के 53% केस महाराष्ट्र और केरल से हैं। देश के कुल केस में 21% महाराष्ट्र से और 32% केरल से हैं। महाराष्ट्र में केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है। यहाँ 6 जुलाई को 6,740 नए केस थे, 7 जुलाई को नए संक्रमण 8,418 हो गए और 8 जुलाई को यह आंकड़ा बढ़कर 9,558 का हो गया। इसी तरह केरल में 6 जुलाई को 8,037 नए केस आए थे, 7 जुलाई को 14,373 केस आए और 8 जुलाई को 15,600 नए केस हो गए। यानी देश में तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में ऑक्सीजन वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रोग्रेस बताई गई। देश भर में 1500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं। दावा है कि अगर ये प्लांट लग गए तो इनसे 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन वाले बेड चलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तीसरी लहर से बचने की तैयारी के लिए ही सरकार ने अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। आज सरकार की तरफ से फिर कहा गया कि गर्भवती महिलाओं को तुरंत वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। ये जो समूह है गर्भवती महिलाओं का,
उनको अब वैक्सीन लेने की तरफ, वैक्सीन से जोड़ने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और बेधड़क उनको ये वैक्सीन लेना है। ये याद रहे कि गर्भावस्था में कोविड का प्रकोप लगभग उतना ही होता है जैसे आम व्यक्तियों को होता है। अगर कोविड का प्रकोप गर्भवती महिला में होता है तो उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। 2 जिंदगियां हैं, 1 जिंदगी नहीं, 2 जिंदगियां हैं। और इस सिचुएशन में वायरस का प्रकोप नॉर्मल व्यक्तियों की बजाय प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा होता है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बढ़ जाती हैं अगर कोविड प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। देखिए, एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा साफ तौर पर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ देश में एक और खतरनाक वायरस एंटर कर चुका है। केरल में बेहद खतरनाक जीका वायरस से संक्रमित 14 मरीज मिलने से दिल्ली तक में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद केंद्र ने एक 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी को केरल रवाना किया है। वायरस से जुड़ी एक और खतरनाक खबर मैं बता दूं, केरल के बाद यूपी से भी आ रही है, जहां जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना के कप्पा वेरिएंट का भी पता चला है। इसीलिए हम फिर से आपको आगाह कर रहे हैं, जरा भी लापरवाही अगर हुई तो यकीन मानिए महंगी पड़ जाएगी। अपना ख्याल रखिए, ये बहुत जरूरी है। मास्टर स्ट्रोक की अब अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की उस हिंसा से जुड़ी हुई ये खबर है जिसकी तस्वीर पिछले 24 घंटे से वायरल है। यूपी के लखीमपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी होती है, उनके चीरहरण की कोशिश होती है, लेकिन पुलिस वाले तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं। मामला लखनऊ तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आते हैं और दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सीओ के साथ साथ 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों? जिस ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एक दिन पहले ये पूरा बवाल हुआ, अलग अलग जिलों में मारपीट और हत्या की खबरें आई, उस चुनाव में आखिर बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल हुआ तो हुआ क्यों? मास्टर स्ट्रोक की स्टोरी में आज हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने खूब छीना झपटी की हमसे, उसी बीच मेरी साड़ी खुल गई, ब्लाउज मेरा फट गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। ये तस्वीरें सिर्फ एक महिला से बदसलूकी की तस्वीरें नहीं हैं, ये लोकतंत्र के चीरहरण की तस्वीरें हैं। ये उस चीरहरण की तस्वीरें हैं जो पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया में वायरल है और जिसे देखकर हर उस शख्स को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो उस वक्त वहां मौजूद था। ये उस शर्मनाक कांड की तस्वीरें हैं जिसमें लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान 50 लोगों के बीच दिन दहाड़े एक महिला की साड़ी खींची जा रही थी और पुलिस तमाशा देख रही थी। आप खुद देख लीजिए, जिस वक्त इन 2 गुंडों ने एक महिला की साड़ी खींचने की कोशिश की, कुछ दूरी पर पुलिस मौजूद थी। और 25 सेकंड के भीतर एक पुलिस वाला कैमरे पर नजर भी आया। सबसे पहले इस महिला को सुनिए जिसके साथ ये शर्मनाक कांड हुआ है। हम लोग अंदर जा रहे थे रोड गेट से, तो लोग अंदर घुसने नहीं देते थे। हम लोग चल रहे थे बराबर, उन रेखा वर्मा सांसद के गुंडों ने मेरी पकड़ ली साड़ी, हमको बाहर फेंक दिया। क्यों कर रहे थे सर? उनके घर से कोई चुनाव लड़ रहा था रेखा वर्मा? रेखा वर्मा स्वयं रेखा वर्मा। अच्छा, खुद लड़ रही थी? हाँ, सांसद प्रमुखी लड़ रही है जी। तो फिर क्या हुआ? आपकी शिकायत पुलिस थी वहाँ पर जहाँ आपके साथ में यह बदता हुई? बहुत सारी पुलिस, कोई नहीं सुना मेरी। हमें आवाज देती रही, कोई मेरे पास आया नहीं। जिस महिला को अभी अभी आपने सुना, ये वही महिला है जिसके साथ कुछ गुंडों ने ये बदसलूकी की। लेकिन ये महिला खुद ब्लॉक प्रमुख चुनाव की प्रस्तावक नहीं थी, बल्कि ये एक महिला प्रत्याशी की प्रस्तावक थी। शर्म की बात यह है कि जो महिला खुद प्रत्याशी थी, उसके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई जब वो लखीमपुर जिले के बसगवा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुनाव का पर्चा भरने के लिए गई थी। 1 बजे का टाइम था, नामांकन करने गए थे अंदर, तो गेट पे पहले रोका मुझे, मैं जबरदस्ती घुसती चली गई वहाँ। ठीक बाद में पर्चा छीना झपटी होने लगी।
अंदर छीना झपटियों ने बहुत देर तक 1 घंटा तक हम पंगा लेते रहे, अपना बैग नहीं दिया, पर्चा नहीं छीनने दिया, अंदर पहुंच गए। वहाँ रेखा वर्मा के गुंडों ने खूब 200-250 लोग थे उनके, उन्होंने खूब छीना झपटी की हमसे। उसी बीच मेरी साड़ी खुल गई, ब्लाउज मेरा फट गया और मेरा पर्स छीन लिया, उसमें मेरे जेवर थे और रुपए थे। पुलिस के सामने ये सब होता रहा, पुलिस कुछ नहीं बोली? सब कुछ होता रहा, पुलिस ठाड़े ठाड़े देखती रही। इतना अत्याचार हुआ कि मेरी साड़ी फाड़ी सब खुल गई, पर पुलिस ने ये भी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो इस महिला पे अत्याचार। मैं पुलिस वालों को गालियां भी देती रही। यह घटना कल यानी 8 जुलाई की दोपहर 1 बजे के आसपास की है और मामले के तूल पकड़ने के बाद आरोपी यश वर्मा और आरोपी ब्रिज सिंह दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले स्तर पर उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं और इसमें चुनाव आयोग को भी इसमें हमने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राथमिकी 2 लोगों के विरुद्ध में दर्ज की गई है। लखीमपुर की इस घटना को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ और थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के लोग और ज्यादा सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ मुस्तैद रहें। चुनाव के दौरान असलहे का प्रदर्शन करने वाले हथियार जब्त करके कार्रवाई की जाए। इन तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी है। कभी नहीं हुआ एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली। और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा। लखीमपुर खीरी की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ पलिया ब्लॉक में एक प्रत्याशी को पुलिस के सामने कुछ लोग खींच कर ले जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी और समर्थक को कुछ लोग जबरन घसीट रहे हैं और आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया जा रहा है। हाल सिर्फ लखीमपुर का नहीं है। पिछले 36 घंटे में यूपी के सीतापुर में जिस कदर फायरिंग हुई, देसी बम चले, वो तस्वीरें हर किसी के सामने हैं। गोरखपुर, देवरिया, अलीगढ़, पीलीभीत और बहराइच जैसे जिलों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कहीं प्रत्याशियों का पर्चा फाड़ दिया गया, कहीं किसी और बात पर हाथापाई हुई, लेकिन यूपी के तमाम जिलों में कुछ ऐसा ही मंजर नजर आए। बहराइच में तो इस चुनावी रंजिश में एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के परिजन की हत्या भी कर दी गई और आरोप बीजेपी प्रत्याशी के पति और समर्थकों पर लगाया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हो रहे इस बवाल के पीछे हजारों सवाल छिपे हैं। मतदान होना था, वो जानते थे ब्लॉक नहीं जीतेंगे, ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेंगे, इसीलिए सोच समझ करके रणनीति बनी है। और रणनीति बना करके अधिकारियों के माध्यम से इतनी गुंडागर्दी, इतना गुंडों को खुली छूट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लूटा है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। मैं समझता हूं कि हार स्वीकारने की आदत डालनी होगी विपक्ष को। ये सरकार निष्पक्ष है, आपराधिक कृत्यों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है और किसी भी दोषी को बख्शने वाली सरकार नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि यूपी में हो रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में इतना हंगामा, इतनी मारपीट और हत्या हो क्यों रही है? इसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। ये चुनाव क्यों होते हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसमें ब्लॉक प्रमुख को बजट कितना मिलता है, जिसके चक्कर में ये लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। समझिए इसे। पंचायत चुनाव की बात करूं तो यूपी में ये चुनाव 3 लेवल पर होते हैं। पहला ग्राम पंचायत होता है, दूसरा क्षेत्र पंचायत होता है और तीसरा जिला पंचायत होता है। ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है। इन तीनों को सीधे जनता चुनती है। ये बीडीसी सदस्य, जिन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है, यही लोग उसके बाद ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। यूपी में 300 से ज्यादा प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, निर्विरोध। बाकी प्रत्याशियों का चुनाव कल यानी 10 जुलाई को होना है। ब्लॉक क्या होता है और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, अब आप इसे समझिए।
प्रशासनिक काम को आसान तरीके से कराने के लिए जिलों को कई सारे खंडों में बांटा जाता है। इन खंड को विकास खंड कहते हैं। अंग्रेजी में उसी खंड को आप ब्लॉक कहेंगे। यूपी में कुल 826 ब्लॉक है। हर ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है। ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी उसी ब्लॉक का चुना हुआ बीडीसी सदस्य यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य होता है। हर ब्लॉक में निर्धारित बीडीसी सदस्य होते हैं और ये बीडीसी सदस्य ही ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को वोट करते हैं। जिसे बहुमत मिलता है वो चुनाव जीत जाता है। हालांकि इस बार ये जो 826 सीटें मैं ब्लॉक बता रही हूं, उनमें से 825 ब्लॉक प्रमुख का ही चुनाव होना है। गोंडा जिले के मुझैना ब्लॉक में चुनाव इस बार नहीं हो रहा है। अब ये समझिए कि ब्लॉक प्रमुख बनने की इतनी लालसा क्यों रहती है। इसके पीछे रुपए पैसे का खेल है। ब्लॉक प्रमुख का मुख्य काम होता है पंचायत समिति की बैठक का आयोजन करना। विकास के काम में सरकारी पैसे का खर्च कैसे हो वो उसकी योजना बनाता है। फिर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से विकास के काम के लिए पैसा आता है। अनुमान के मुताबिक एक ब्लॉक में हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए का बजट खर्च के लिए होता है। इस पैसे का खर्च किया कैसे जाए, ब्लॉक प्रमुख इसकी योजना बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ मिलकर बनाता है। इस पैसे के खर्च में कथित तौर पर भ्रष्टाचार भी बहुत होता है और माना जाता है कि इसीलिए ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने के लिए हर तरह की जोर आजमाइश चलती है। जो बीडीसी सदस्य इनका चुनाव करते हैं उन्हें ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी धनबल और बाहुबल से अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। और चूंकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता नहीं करती, उन्हें बीडीसी चुनते हैं, इसीलिए प्रत्याशी को पता होता है कि किसे डराना है, किसे धमकाना है और किसे चुनाव में शामिल होने से रोकना है। और इसी बाहुबल की तस्वीर आप पिछले 36 घंटे में यूपी से देखने को आपको मिल रही है। चुनाव को जनता से दूर किया, प्रत्याशियों ने चुना उस ब्लॉक ऑफ प्रमुख को, तब ये बखेड़ा सारा खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के बारे में बात करें, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को जारी कर देंगे। ये नई नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी, यानी ये नई नीति 2021 से लेकर 2030 तक के लिए होगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ये बड़ा ऐलान आने वाले दिनों में राजनीतिक पारा बढ़ा सकता है। इस बात की भी पूरी गुंजाइश है कि यूपी की नई जनसंख्या नीति के बहाने हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है वो चरम पर होगी। हम अपनी रिपोर्ट आपको इस जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट पर आधारित इस रिपोर्ट को अब बताने जा रहे हैं। हर तरफ भीड़ ही भीड़। पिछले न जाने कितने दशकों से हिंदुस्तानियों का पूरा जीवन लाइन में लगे लगे ही कट जाता है। हर चीज की लाइन है, राशन की दुकान में लाइन, अस्पताल में लाइन, शॉपिंग मॉल में लाइन, लाइसेंस बनवाने की लाइन, कोरोना की वैक्सीन के लिए लाइन और भगवान के दर्शनों के लिए भी लाइन। बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, सड़क पर भीड़, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़। 139 करोड़ यह है भारत की कुल जनसंख्या। और अगर आप देखेंगे तो भारत की ढेर सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ और सिर्फ यह विशाल जनसंख्या ही है। इसीलिए कभी न कभी तो जनसंख्या नियंत्रण करना होगा और बहुत जल्द इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में है। राज्य विधि आयोग ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट को वेबसाइट में डालकर लोगों से 19 जुलाई से पहले सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद विधि आयोग की तरफ से इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंप दिया जाएगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट में क्या है। 2 बच्चों की नीति अपनाने वालों को सुविधाएं दी जाएंगी। नई जनसंख्या नीति अपनाने वाले सरकारी सेवक को 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे। विकास प्राधिकरणों के फ्लैट आवंटन में वरीयता मिलेगी। बीपीएल परिवार को 1 बच्चे के बाद नसबंदी करवाने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे।
MBBS और बीटेक में बच्चों को वरीयता दी जाएगी। भारत का उन्नति तेजी के साथ में उन्नति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र बने और सबको हम उनकी व्यवस्था के अनुसार हर परिवार को सुविधा दे सके, इसके लिए ज़रूरत है इस बात की कि हमारी जनसंख्या का नियंत्रण हो। और जनसंख्या के नियंत्रण के लिए केवल सरकारी स्तर पर जो प्रयत्न हैं वो काफ़ी नहीं है। जनता को भी स्वयं से स्वेच्छा से उठकर सरकार के साथ सहभागी बनने की जरूरत होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं, जनता की समस्या का तो कोई समाधान किया नहीं। अब चूंकि यहाँ पे चुनाव आ गया है, अब चुनाव में जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग इवेंट करते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो उस पर सांप्रदायिक होने के सवाल भी उठते हैं। हमने इस नई नीति पर उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के चेयरमैन AN मित्तल से बात की, जिन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं, उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी परिवार के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा? क्या उनके परिवार को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी? इसका जवाब राज्य विधि आयोग के चेयरमैन दे रहे हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप नसबंदी करवाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप 2 बच्चों की नीति अपनाएं। हाँ, इतना हम जरूर कर रहे हैं कि जो 2 बच्चों की नीति को अपनाएंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर वो विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें, ऐसा कोई रोक नहीं है। पर हाँ, इतना ज़रूर रोक होगी कि उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक हम प्रस्तावित कर रहे हैं, उनका राशन कार्ड 4 यूनिट तक ही सीमित कर दिया जाए। विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट अभी अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है और 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश की सरकार को तय करना है कि उसे इन प्रावधानों को लागू करना है या इसमें कुछ बदलाव करने हैं। देखिए, जनसंख्या कानून के साथ आज एक देश एक कानून का मुद्दा उठ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सही समय आ गया है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई और सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों हो और जो इसका विरोध करते हैं उनका तर्क क्या है। एक देश एक कानून, यानी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में खूब हो हल्ला मचता आया है, एक बार फिर उसी समान नागरिक संहिता का मामला देश में फिर उछल गया है। लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। तलाक के एक मामले में सुनवाई के बाद फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 1985 के उस फैसले का भी जिक्र किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार करने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को करीबन 3 दशक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक उस ओर क्या कार्रवाई हुई किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आधुनिक भारतीय समाज में धर्म, समुदाय और जाति की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं। अलग अलग समुदाय, जाति और धर्म के युवा आपस में शादी कर रहे हैं। ऐसे में कई बार शादी और तलाक के मामलों में भी दिक्कत आ रही है। युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से बचाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। जब इस देश के सभी नागरिकों का ह्यूमन राइट समान है, सिविल राइट समान है, हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हैं,
तो फिर उनके लिए साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? कोर्ट का यह फैसला एक तलाक के मामले में आया। इस मामले में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति की है, ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। पत्नी ने मांग की कि उसके पति की तरफ से फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज की जाए। पति ने पत्नी की इसी दलील के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना है और निचली और इसीलिए ये बहस आगे तक जाने वाली है। सवाल ये है कि जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं हो सकता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।